लाइट, कैमरा, चर्चा। आईएमटी के चर्चा के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में जंग शुरू हो चुकी है। 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल का एक सामूहिक अटैक था ईरान पर, लेकिन धीरे धीरे फिलहाल दुनिया के 12 देश इस जंग में घिर चुके हैं। ये जंग शुरू किस लिए हुई, इसके पीछे की वजहात क्या थे, क्या इस जंग के लक्ष्य, इनके गोल्स को पाया जा चुका है, इस सब के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, आईएमटी के शिक्षक हैं। आईएमटी में इतिहास के शिक्षक विपुल सिंह सर हमारे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे पास हैं, और साथ में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने वाली डॉक्टर अर्शी अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि जंग शुरू क्यों हुई। इतिहास का सवाल है तो मैं इतिहास के शिक्षक से सवाल पूछूंगा। विपुल सर, आपके हिसाब से इस जंग को शुरू होने के पीछे वजह किससे मिली? जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पूछा है, और इसके कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे कारण हैं। जिस परिक्षेत्र की, जिस मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसे वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया भी कहा जाता है, वहाँ का जो क्षेत्र इजराइल है, बहुत बड़ा केंद्र रहता था ट्रेड का। तो आज से 3000 साल पहले भी उस क्षेत्र में लड़ाई थी और आज भी है, और मुझे लगता है अनंत काल तक रहने वाली है, क्योंकि वह क्षेत्र ही इस तरह का है कि कोई एक पावर वहाँ पर जब शक्ति में आ जाती है तो बाकियों के लिए समस्या बन जाती है। अगर हम वर्तमान युद्ध की बात करें कि क्या उसके मुख्य कारण हैं, तो कुछ मुख्य कारण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी एप्स्टीन फाइल का खुलासा अमेरिका में हुआ, तो एक तरह से ट्रंप प्रशासन, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसके अलावा उनके जो समर्थन है के लोग हैं, राइट विंग है जो अमेरिका का, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा घृणित महसूस कर रहा है इस समय पे। तो अमेरिका में ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे। तो ये उन्होंने सही समय चुना इस युद्ध को शुरू करने के लिए। ऐसा नहीं है वॉर नहीं होनी थी, ये होनी थी। हाँ, ये समय इसलिए रखा गया क्योंकि एप्स्टीन फाइल वाला जो पूरा परिदृश्य है वो अमेरिका के सामने आ गया। दूसरा हम देखें तो अगर आप नेतन्याहू की बात करें तो आज से 40 साल पहले का उनकी योजना है इस युद्ध को शुरू करने की। यानी कि एक बार एक इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू जो वर्तमान में इजराइल के सदर हैं, वो कह रहे थे कि ये मेरा प्लान बुश के ज़माने से था, लेकिन किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतने बड़े युद्ध की वहाँ पे जो अनुमति हम कह सकते हैं नहीं प्रदान करी, क्योंकि इजराइल के लिए अकेले इस तरह के युद्ध को लड़ना बहुत मुश्किल है। तो किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बैकिंग नहीं दी। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या किसी भी तरह से नेतन्याहू के साथ में। तो एक बहुत अच्छा समय है इस युद्ध को शुरू करने के लिए उनके लिए। अगर ईरान के परफेक्ट से बात करें तो कुछ घटनाएं जो ईरान में काफ़ी समय से हो रही हैं, जैसे मासा अमीनी, आपने नाम सुना होगा कभी। तो मासा अमीनी नाम की एक कुर्द महिला जो ईरान में रहती थी, तो ईरान में जो कानून है महिलाओं के लिए, एक ड्रेस कोड उन्हें फॉलो करना होता है कि वो जो है अपने सिर के ऊपर एक स्कार्फ रखे बिना रोड पर नहीं निकल सकती। जब वह मासा अमीनी नामक एक कुर्द महिला, और मैं कुर्द कह रहा हूँ उससे समझिए, जो ईरान है वहाँ पे जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, यानी सबसे बड़ी जो जातीय संरचना के लोग हैं वो पर्शियंस हैं, वो फारसी हैं। कुर्द एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है पूरे मिडल ईस्ट में, लेकिन वो 3 देशों में बटी हुई है, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की और ईरान, 4 देशों में। तो जो कुर्द हैं उनका वैसे ही फारसियों से अच्छा एक तालमेल नहीं हम कह सकते। उसके अलावा जब वह महिला रोड पर निकली तो IRGC यानी इस्लामिक जो क्रांति हुई ईरान में, उसकी जो कोर ग्रुप है, उनके जो अफसर हैं उन्होंने उसको जान से मार दिया। हम ये कह सकते हैं कि शायद उनका प्लान ना भी हो मारने का, लेकिन जिस तरह की पूछताछ उसके साथ की गई वायलेंट तरीके से, तो उसकी हत्या के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए ईरान में। और बहुत अच्छा मौका था क्योंकि जनता अपने राजा की सरकार के खिलाफ, वहाँ की जो हेड है खामनेई, अली खामनेई, जिनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले, तो उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो एक अच्छा बैकग्राउंड बन चुका था पूरे पूरे मिडल ईस्ट में। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह की अभी कुछ समय की एक्टिविटीज़ आप देखें, 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास का हमला जो होता है ईरान के ऊपर, और हिजबुल्लाह के अटैक्स इजराइल के ऊपर, तो ये सारे अटैक्स एक तरह से तैयारी कर देते हैं मिडल ईस्ट में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो ये कुछ कारण हैं इस शुरू हुई युद्ध के। ओके, विपुल सर ने कई सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर लिए हैं, तो एक एक करके हम टॉपिक को संभालने की कोशिश करते हैं। सर ने शुरुआत की थी कि इसकी वजह जो थी वो ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन फाइल का आरोप था, और इजराइल के जो नेतन्याहू उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कुछ आरोप थे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो जियोपॉलिटिक्स है इसकी वजह की शुरुआत इससे हुई थी कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों में कई गंभीर आरोपों से घिरे हुए थे और अपने देश में अपनी सीट पुख्ता करने के लिए ये युद्ध शुरू किया गया?
जी सर, सर ने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि सर ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन ये जो हम आज कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ये इसका शुरुआत देखने के लिए हमें 1953 को देखना होगा, जब ईरान ने अपना यूरेनियम का प्रोडक्शन शुरू किया था। तभी से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो सो कॉल्ड हमारे इम्पीरियलिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको ईरान का ये मूव पसंद नहीं आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी मोनोपोली है वो उसको चैलेंज करेगा आगे चलकर। उन्होंने ये बात समझ ली थी। फिर 2015 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी, और तब जाकर चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आई थी और कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन था वो कम हुआ था और सैंक्शंस कम किए गए ईरान पर। लेकिन 18 में आते आते फिर से सैंक्शंस बढ़ाए गए, अमेरिका ने खुद को विड्रॉ किया। मैं आपको बताती चलूँ कि जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 कंट्रीज़ उसमें शामिल थी। उसके अलावा P5+1 कहा जाता है, इसमें यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट किया था जर्मनी ने। अब वहाँ से 2020 तक आते आते बिल्कुल विड्रॉ कर दिया गया जब न्यूक्लियर डील को। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा है और इसमें कहीं ना कहीं ऑयल, डॉलर, डिप्लोमेसी कह दें या हेजीमनी कह दें आप, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और अबव ऑल जो करंट सिनेरियो है जो हम देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा रीज़न है कि अपना मॉरल जो ग्राउंड है अपनी अपनी कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑल ऑफ सडन एक वॉर को वर्ल्ड ऑर्डर पर इम्पोज कर दिया गया है, और जिसके जो रिजल्ट्स हैं इन फ्यूचर वो इकोनॉमिक, सोशल या साइकोलॉजिकल बहुत भयानक आने वाले हैं। जी, अभी आपने बताया कि न्यूक्लियर यानी कि क्या वो न्यूक्लियर पावरफुल देश बन सकता है। सारी युद्ध की शुरुआत, दुनिया को जंग में झोंकने की शुरुआत इसी मुद्दे से हुई थी। दुनिया में फिलहाल तक 9 देश हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। भारत ने भी 53 के बाद ही न्यूक्लियर का दावा किया और पाकिस्तान ने भी। तो अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन जाए, उसमें समस्या क्या है वर्ल्ड ऑर्डर में, शक्ति के संतुलन में? सर, क्योंकि ईरान जो है वो उस तरह से उसकी जो डिप्लोमेसी है या इंटरनेशनल रिलेशंस में जो उसका रोल है अमेरिका के साथ, वो बाकी इंडिया या पाकिस्तान के जैसा नहीं है। या हम कह दें अदर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ अमेरिका को अपने बेस बनाने के लिए अलाउ किया, ईरान ऐसा नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ईरान एक तरह से थ्रेट है। ईरान इज़ टेकिंग अ स्टेप अगेंस्ट अमेरिका एंड इज़राइल। विपुल सर, आपसे मेरा सवाल है कि क्या जिन उद्देश्यों को लेकर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त तौर पर ईरान पे हमला किया था, पहले दिन के हमले में अयातुल्ला अली खामेनी मारे गए, जिसकी सूचना पूरी दुनिया को 15 घंटे बाद पता चलती है। तो जब फर्स्ट जो उनका लीडरशिप है वो खत्म हो चुकी है, तो क्या अब भी रिजीम चेंज या जो भी कोई उद्देश्य रहे हों वो पूरे हो चुके हैं, होने वाले हैं, या फिलहाल अमेरिका और इजराइल दोनों ही अपने उद्देश्यों से भटक चुके हैं? जी, तो बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने। तो ये युद्ध जो अभी चल रहा है, इसको करने का मुख्य कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ का यही था या इजराइल का यही था, किसी तरह से रिजीम चेंज हो जाए ईरान में। हमें एक छोटा सा देखना होगा इसमें कि 1979 में जब इस्लामिक क्रांति होती है ईरान में, तो वहाँ जो रज़ा पहलवी थे, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े एलाई थे, उनको हटा के जो अभी सरकार है, इस्लामिक सरकार है, वो आती है। तो उस दिन से ही अमेरिका के लिए इस तरह की सरकार ऐसे पॉइंट पर जहाँ हरमूज का स्ट्रेट है, जहाँ से दुनिया का 90% ऑयल निकलता है, तो वहाँ इस तरह की सरकार वो सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछा रिजीम चेंज को लेके क्या होगा, तो देखिए ईरान का मॉडल कुछ इस तरह का है कि वहाँ 15 या 16 जो मुख्य मुल्ला जो हम कह सकते हैं, जो हेड ऑफ द मुस्लिम रिलीजन है ईरान में, शिया रिलीजन के, उनकी एक बैठक होती है और वो अपने में से एक खामेनेई को चुनते हैं जो कि पूरी इस्लामिक क्रांति को आगे लेकर जाएगा और शियाओं का और ईरान का एक तरह से हेड कहलाएगा। तो अभी जो अली खेमनेई है, उनकी डेथ के बाद में नए सुप्रीम लीडर की वहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है, भले ही वो कुछ समय के लिए बनाए गए हैं। तो यदि अमेरिका को रिजीम चेंज करना है तो उनकी पूरी उस लीडरशिप, उस पूरे उस क्लैरिजिकल जो वहाँ पे है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। यानी अमेरिका को अपनी सेनाएं वहाँ पर उतारनी पड़ेंगी। और जो आखिरी अमेरिका का हम कह सकते हैं कैंपेन था इस तरह का अफगानिस्तान में, वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ और यूएस अब अपने सोल्जर्स को किसी देश में उतारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं पैसा दे दें, डिप्लोमेसी हो जाए, कोई और उतार दे, इस तरह से वो चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट भी करवाए ताकि जनता ही उखाड़ फेंके सरकार, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अगर रिजीम चेंज करना चाहती है अमेरिका,
तो उन्हें अपने सोल्जर्स उतारने पड़ेंगे, और अमेरिका की मंशा से ऐसा लग नहीं रहा कि वो करना चाहते हैं, इसलिए अभी बहुत मुश्किल लग रहा है रेजिम चेंज का हो पाना। मैम पॉलिटिकल से जियो पॉलिटिक्स एक और सवाल है कि इस समय दुनिया में 3 तरह के देशों में दुनिया बढ़ चुकी है। कुछ देश जो सीधे तौर पे इस युद्ध में शामिल है, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं, जो 12 देश हैं, और बाकी के वो दुनिया के वो देश जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन महंगाई या कच्चे तेल की जो बढ़त होने वाली है, घटत होने वाली है, उससे इस पर प्रभाव उन पर भी पड़ने वाला है। तो जो बाकी तीसरी दुनिया है जो सबसे अप्रभावित है, उस पर कौन सा असर बिल्कुल नियर फ्यूचर में पड़ने वाला है और कौन सा कुछ आगे जाके हमारे को दिखाई देगा? सर बिल्कुल सही कहा आपने। उस तीसरी कैटेगरी में हम इंडियंस, भारतीय भी शामिल हैं, क्योंकि हम किसी की साइड नहीं हैं। हम जो हमारा एक पक्ष रहा है आज़ादी के बाद से ही, नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने चलाया, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम आज तक भी अपना वही स्टैंड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका बहुत, मैं कहूँगी, प्रत्यक्ष या कठोर इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं हम जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि ऑयल की कमी होने वाली है, और जिसकी वजह से उसके जो कॉस्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, वो कहा जा रहा है कि $200 तक जाएगी प्रति बैरल। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तीसरी दुनिया के देश, हमें वैसे भी कहा ही जाता है विकासशील देशों को, कि जो हम ऑलरेडी ही महंगाई और बेरोज़गारी और भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ये आने वाला समय हमारे लिए और मुश्किलों भरा रहने वाला है। इसी से कंक्लूडिंग सवाल मैं एक सर से आप पूछूंगा। कुछ ही दिनों पहले तक भारत भारी मात्रा में रशिया से तेल आयात करता था। हालांकि भारत कुल मिलाकर 41 देशों से तेल आयात करता है, लेकिन रशिया में एक मेजर स्टेक होल्डर था। क्या इस युद्ध के बाद और उस क्षेत्र के बंद होने के बाद रशिया से फिर से तेल वापसी, क्योंकि रशिया पहले ही ये हेल्प ऑफर कर चुका है, क्या वो समीकरण फिर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? आपने सर ये बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे किया मुझसे। तो देखिए, आप इस युद्ध में देखें तो ईरान का जो मेन तरीका लड़ाई करने का, वो इस लड़ाई को ख़त्म करके या अमेरिका के ऊपर बम मार के या फिर उन्हें किसी तरह मिसाइल अटैक करके इस तरह से नहीं करना चाहते। उनका प्लान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से दुनिया का 90% तेल निकलता है, पास होता है वहाँ से, क्योंकि सारे जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे इराक हो गया, आपका कुवैत हो गया, तो ये सारा तेल वहीं से निकलता है, और ईरान ने उसे चोक कर दिया है। तो अगर भारत जैसे देश, जिनके लिए तेल एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, हम विकासशील देश हैं, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। या तो हम अमेरिका से मंगाएं, जो कि बहुत दूर पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है उनका तेल, उसके अलावा वो शेल तेल है। उस तरह की रिफाइनरीज भारत में है नहीं कि हम उस तेल को अपने प्रयोग करने लायक बना सकें। तो हमारे पास अब रशिया ही एक एग्जाम्पल है और लास्ट ऑप्शन भी है। और दूसरी बात कि रशिया हमेशा इस तरह की कंडीशंस में तैयार रहता है भारत को ऑयल देने के लिए। कभी भी इस तरह की समस्या आई नहीं दोनों देशों में। और ट्रम्प से भी अभी हम देखें तो 30 दिन का वेवर हम भारतीयों को दिया गया है कि आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे तभी हम तेल लेंगे, वो एक तरह से अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं ट्रम्प, ताकि ये दिखा सकें देखो मेरे कहने के बाद भारत तेल ले पा रहा है, वरना नहीं ले रहा था। वरना भारत तो अभी भी तेल ले रहा है रशिया से। तो हाँ, हमारा जो हम कह सकते हैं कितना ले रहे हैं तेल, उसकी जो संख्या बढ़ सकती है आने वाले समय में, बैरल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो अरब वर्ल्ड से तेल आ रहा था वो आना अब लगभग बंद हो जाएगा इस वॉर की वजह से। एक जियो पॉलिटिक्स पे आपके एक सवाल है। असर ने भी जिक्र किया कि मिसाइल्स भी मार रहे हैं, और ऑब्वियसली मिसाइल की जंग ये चल ही रही है। तो जो अभी तक हम मिसाइल की काउंटिंग करके चल रहे थे कि ईरान के पास 50,000 के करीब ड्रोन हैं और एक भारी मात्रा में इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों के पास इनसे कहीं ज़्यादा मात्रा में मिसाइल हैं। तो जो हमारा ये वाला डाटा चल रहा है, समीकरण चल रहे हैं कि इनके पास इतने मिसाइल्स हैं, अमेरिका के पास ज़्यादा हथियार हैं, इस वॉर गेम में क्या अमेरिका ने कुछ मिस कैलकुलेशन कर दिया जो अभी तक भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है? जी सर, बिल्कुल बहुत सही सवाल है ये, क्योंकि ईरान को एक तरह से अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया था। उसकी वेपन की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो शस्त्रों की कार्यक्षमता पर के आधार पर, जितने भी ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ कर रहा है वो उसके घरेलू बनाए हुए हैं, और वो इतने सक्षम हैं कि वो आयरन डोम को तोड़ते हुए जाकर इज़राइल में जाकर लैंड हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी दिखाई गए हैं कि एक मिसाइल में से मल्टीपल मिसाइल्स निकलकर मल्टीपल टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। तो सर और बहुत हैरानी की बात है कि ईरान जैसा देश जो इतने सालों से अमेरिका के इतने कठोर सैंक्शंस को झेल रहा था, उसने अपनी जो सेना है या अपने शस्त्रों की जो ये ताकत को दुनिया को दिखाया है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ईरान इस जंग में अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
और कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने हाथ पर्दे के पीछे से खड़े कर दिए हैं। ओके विपुल सर, आप एक बात बताएं, अभी जो हमारे पास जंग के हालात हैं, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के बेस या फिर ओमान में तो बेस नहीं बेटा, वहाँ भी हमला किया है। आज अभी तक किसी भी देश ने उसका पलटवार नहीं किया है। खास तौर पर जब पाकिस्तान को सऊदी अरब का तो पैक्ट भी था, अगर आपके पार हमला हो तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो किसी भी देश ने जवाब क्यों नहीं दिया, इसके पीछे आप कौन से वजह ढूंढते हैं? सर अगर आप मिडल ईस्ट को कभी ध्यान से देखें तो ईरान एक अलग जगह रखता है, क्योंकि ईरान इकलौता शिया कंट्री है, इकलौता नॉन अरब कंट्री है पूरे मिडल ईस्ट में। और अभी आप कुछ समय पहले की घटना को देखें, जब हम इस युद्ध की जो बैकग्राउंड उसको देख सकते हैं कि जब बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष थे, वहाँ पर जौलानी जो कि हम कह सकते हैं कि यूएस का कोई अलाई था या जो भी व्यक्ति था, वो काफ़ी करीबी देखती है ट्रंप और उसके बीच में मीटिंग भी हुई थी अमेरिका में। तो उन्होंने जब बशर अल असद की सरकार को वहाँ से हटाया, तो ये एक बहुत मेजर मोमेंट था हिस्ट्री में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो बशर अल असद हैं वो एक सिया लीडर थे, और उनके हटने के बाद इकलौती सिया कंट्री जो बचती है पूरे मिडल ईस्ट में वो अकेली ईरान है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है हिस्ट्री का, और इस चीज़ के लिए कि ये वॉर कहाँ जा रही है। सर थोड़ा सा अपने सवाल को एलोबोरेट करेंगे ताकि मैं ज़्यादा अच्छे जवाब दे पाऊँ। जी अच्छा, इसी में आप मैं कंक्लूड करूंगा। मुस्तफ़ा खामेनी जो उनके बेटे भी हैं, क्या उनके अगर वो सुप्रीम लीडर बनते हैं तो क्या ऐसा देखा जा रहा है कि उनके लीडर बनते ही, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी रिच हैं और बिजनेस भी करते हैं, तो ये जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अगर ऐसा समीकरण बन रहा है तो? जी, तो ये जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली, मुझे ऐसा लगता है इसके आसार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा खर्चा इस लड़ाई में नहीं हो रहा है। अगर उनकी नेवल फ्लीट्स को छोड़ दें तो उन्होंने अपनी फौजें नहीं उतारी वहाँ पे, डायरेक्ट उनके ऊपर कोई अटैक्स भी नहीं हो रहे ईरान की इस तरफ से, तो बहुत जल्दी ख़त्म करने का कोई प्लान नहीं है अमेरिका का। और इजराइल भी चाहता है लड़ाई लंबी चले, क्योंकि इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। क्योंकि अगर आप कभी खामनेई जब जीवित थे तो उनके बयान देखें, वो आमादा थे इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए। इसी वजह से इजराइल तैयार था लड़ाई करने की, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम आ जाता, जो नतांज की जो फैसिलिटी में अटैक किया था आज से 2-3 साल पहले इजराइल ने, वो इसलिए किया था कि इनके जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रहा है, उसको पीछे लिया जा सके। तो ये दोनों देशों के लिए अब इस समय पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, दोनों अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और अटैक्स भी हम देखें तो बाहर की कंट्री से इसलिए नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आप स्टॉक पाइल देखें मिसाइल्स का, तो 2500 का या इस तरह कुछ नंबर बताया जाता है। और जो ईरान की मिसाइल्स हैं वो सारी दी गई हैं चाइना से और रशिया से। लेकिन अब उन्होंने इस तरह का इस समय पे उनको हथियार देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर अभी हथियार देंगे तो अमेरिका से सीधे दुश्मनी में आ सकते हैं। तो वो जानते हैं, अमेरिकन जानते हैं कि ईरान कितने भी मिसाइल मार ले, एक समय आएगा जब इनके पास हथियार नहीं रहेंगे लड़ने के लिए, तब सिविल वॉर की कंडीशन देश में अपने आप बन जाएगी। उस समय पे वो देश को तोड़ सकते हैं, और वही उनका बेसिक प्लान भी है। वो रिजीम चेंज की तरफ अब नहीं देख रहे हैं। आप आखिरी ट्वीट देखें अगर बेंजामिन नेतन्याहू का, तो वो अलग अलग कहते हैं कि ओ पर्शियंस, ओ कुर्ड्स, ओ बलोच, तो वो सारी वहाँ की नेशनलिटीज़ हैं ईरान की, उनको चाहते हैं कि आप लोग आपस में लड़ें और अलग अलग छोटे छोटे देश बना लें। तो बहुत अच्छा हुआ अमेरिका के लिए भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक पावरफुल ईरान नहीं बल्कि छोटे छोटे कंट्रीज़ वहाँ पे हों। तो लड़ाई ये लंबे समय तक चलने वाली है, ये हाल फिलहाल में ख़त्म होने का मैं नहीं कह सकता कि इसके आसार है। अच्छा मैम, आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जो दोस्तियों की इसमें लड़ाइयाँ दिख रही है, जैसे भारत के दोस्तों में इजराइल और रशिया आते हैं जो हमेशा से दोस्त रहे हैं, ईरान के दोस्तों में चाइना और रशिया आते हैं, लेकिन क्या ये दोस्ती इस लड़ाई के समीकरण को बाधित करने वाली है, ऐसे बढ़ावा देने वाली? फाइनल कमेंट थोड़ी जल्दी। सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दोस्ती होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने का एक मीडियम होती है, दैट्स इट। अदरवाइज़ हम हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस को जो बनाया गया था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए, और वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर जो अलग अलग अभी जो सर ने बताया मित्र हैं और उनके जो स्टैंड्स रहे हैं, तो सर इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्ती जैसी चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं है, और हर एक राष्ट्र अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही वहाँ अपनी डिप्लोमेसी को यूज़ करता है। तो ये हमारा आज का सत्र था। ये जंग कब तक और चलने वाली है? 1 महीना, 1 साल या 2-3 हफ्ते? इस जंग के आने वाले उद्देश्य क्या क्या साबित होने वाले हैं, और इसका दुनिया पे, तीसरी दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है, हम आपके साथ खबरों के साथ मिलते रहेंगे। चर्चा आपको कैसी लग रही है और कौन से सवाल मिस हो गए, या कौन सा सवाल आपको लगता है कि और जवाब दिया जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो लाइट एक्शन चर्चा के इस सत्र के लिए आपका धन्यवाद इसे देखने के लिए,
और फिर अगले सत्र में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।